Good morning, dear students. I am Ajay Pandey, your SST teacher. Today, I will teach you the 11th chapter from your SST history book. The name of the chapter is Political Change in 18th Century. तो प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को आपकी हिस्ट्री जो एसएसटी का हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका लास्ट चैप्टर है पॉलिटिकल चेंज इन 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में भारत में जो पॉलिटिकल चेंज हुए, राजनीतिक बदलाव हुए, उसके बारे में पढ़ना है। तो आप लोग रेडी होंगे, पेन और पेपर के साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं पैसेज रीडिंग से। इसमें लिखा है 18th सेंचुरी वाज ए ग्रेट पीरियड ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन इंडिया, यानी जो 18वीं शताब्दी थी उसमें बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन हुए भारत में। वे राजनीतिक परिवर्तन कौन कौन से हुए उसको देख लेते हैं। पहला परिवर्तन है मुगल एम्पायर रैपिडली डिक्लाइंड अंडर द वीक रूलर्स। जो मुगल काल था वह कमज़ोर मुगल शासकों के कारण उसका पतन हो गया, यानी औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासक हुए वे सभी कमज़ोर थे और इस कारण उसका पतन हो गया। फिर दूसरा दिया है सेवरल ऑटोनॉमस स्टेट्स इमर्ज। कई छोटे छोटे राज्य जो पहले मुगल काल में शामिल थे, इन सभी ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये स्वतंत्र राज्य बनकर उभर गए। तीसरा है रीजनल कल्चर्स क्रूज। जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ थीं उनका उदय हुआ। अगला है ब्रिटिश एम्पायर वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो गई। और अंतिम है मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इंडेड। जो भारत का मध्यकालीन इतिहास है वह यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो काल कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुआ था भारत का मेडिवल पीरियड, वह औरंगजेब के बाद समाप्त हो जाता है। अब हमको यहाँ पढ़ना है कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है औरंगजेब द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स स्पेंड 25 ईयर्स ऑफ हिज रूल फाइटिंग वॉर्स इन द डिक्केन। यानी जो भारत का ये दक्षिण वाला हिस्सा है, इस हिस्से में औरंगजेब को बहुत सारे लड़ाई लड़ना पड़ा। 25 साल उसने इन दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिया, लेकिन जीत फिर भी नहीं पाया। तो औरंगजेब का जो 25 साल था वह दक्षिण भारत में युद्ध करते हुए बीता। और जो इसमें लिखा है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पीरियड, अब उसके लंबे शासनकाल में क्या क्या हुआ, लिखा है अनरेस्ट यानी असंतोष था, रिवोल्ट यानी कि विद्रोह था, ब्रोक आउट इन अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। उसके राज्य के शासनकाल में औरंगजेब के जो दक्षिण भारत था उसमें कई जगह विद्रोह हुए, रिवोल्ट हुए। और क्या हुआ, अनरेस्ट यानी असंतोष फैला लोगों के बीच में। देयर वर रिवोल्ट्स ऑफ सिख जाट्स एंड सतनामी। उसके शासनकाल में किन लोगों का विद्रोह हुआ, तो पहले सिखों का विद्रोह हुआ, फिर जाटों ने विद्रोह किया औरंगजेब के शासनकाल में, फिर सतनामियों ने विद्रोह किया। 3 विद्रोह हुए। कौन कौन से, सिखों के हुए, जाटों के हुए और सतनामियों के हुए। ये पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगला है द राइज ऑफ मराठा पावर आल्सो शुक द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। और औरंगजेब के समय में ही मराठा शक्ति का उदय हुआ और इसके उदय के कारण ही जो था कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। यानी जब मराठा शासन का उदय हुआ उससे जो है मुगल एम्पायर का फाउंडेशन जो था वो हिल गया। मराठा शक्ति में आप जानते होंगे सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है छत्रपति शिवाजी का। तो छत्रपति शिवाजी का शासन जब आया तो मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया कि द राइज ऑफ मराठा पावर आल्सो सुक माने हिला देना, द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मराठा शक्ति की उदय के कारण जो मुगल साम्राज्य था उसकी नींव हिल गई। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, ये आपको लिखना है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में हुई। इस लाइन को आपको लिखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में। ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट एमंग हिज सन। जब औरंगजेब मर गया तो गद्दी को प्राप्त करने के लिए उसके लड़कों के बीच में युद्ध छिड़ गया। यानी औरंगजेब के 4 पुत्र थे। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके चारों पुत्र गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष कर लेते हैं। यहाँ लिखा हिज, ऊपर आते हैं इल्डेस्ट सन। उसका जो सबसे बड़ा लड़का था जिसका नाम था बहादुर शाह, तो उसका जो सबसे बड़ा लड़का था बहादुर शाह, उसने क्या किया, डिफीटेड हिज ब्रदर्स, अपने सभी भाइयों को हराता है, उनको मार देता है। एंड सेट ऑन द थ्रोन, और गद्दी पर बैठता है। एंड टूक द टाइटल ऑफ शाह आलम, और उसने अपना उपाधि रखा, उसका उपाधि जो रखा उसने वह शाह आलम रखा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि हिज इल्डेस्ट सन बहादुर शाह डिफीटेड हिज ब्रदर्स एंड सेट ऑन द थ्रोन, यानी उसका बड़ा लड़का बहादुर शाह गद्दी पर बैठा, उसने अपना टाइटल रखा शाह आलम। फिर आगे लिखा है ही वॉज 65 व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र कितनी थी, 65 वर्ष थी। और ये अगर आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
कि इतिहास में सबसे अधिक उम्र में गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था, रूलर था, वह बहादुर शाही था, जो 65 साल की उम्र में शासक बना, यानी कि राजा बना। एंड कुड नॉट कंट्रोल हिज राइजिंग पावर ऑफ एंड कुड नॉट कंट्रोल द राइजिंग पावर ऑफ मराठा एंड द राजपूत। और जब ये गद्दी पर बैठा तो उस समय राजपूतों की और मराठों की शक्ति बढ़ रही थी, जिसे यह रोक नहीं पाया। यानी जब ये गद्दी पर बैठा उस समय मराठों की और राजपूतों की शक्ति बढ़ रही थी, जिसे शाह आलम यानी कि बहादुर शाह सेकंड रोक नहीं पाया। इन 1712 1712 में ही डाइड, वह मर गया, एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन जहांदार शाह। जब ये 1712 में मरा तो इसका लड़का जो था जहांदार शाह, ये गद्दी पर बैठा। यानी औरंगजेब के बाद बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह गद्दी पर बैठा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांदार शाह, जब जहांदार शाह गद्दी पर बैठा, 2 ऑफ हिज नोबल्स, उसके 2 सामंत थे यानी मंत्री थे, नोन एज सैयद ब्रदर्स, जिनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, बिकेम वेरी पावरफुल, ये दोनों बहुत शक्तिशाली हो गए। यानी जब जहांदार शाह गद्दी पर बैठा तो उसके दरबार में 2 नोबल यानी कि सामंत थे, जिनको सैयद ब्रदर्स कहा जाता था, ये बहुत शक्तिशाली हो गए। कौन? सैयद ब्रदर्स बहुत शक्तिशाली हो गए। इनफैक्ट दे बिकेम किंग मेकर्स। वास्तव में देखा जाए तो इनके बगैर जब तक ये नहीं चाहते थे तब तक कोई राजा यानी रूलर नहीं बन पाता था, इसलिए इनको क्या कहा गया? किंग मेकर कहा गया। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि किंग मेकर किसे कहा जाता था? तो किंग मेकर कहा जाता था सैयद ब्रदर्स को। ये आपको पॉइंट में लिखना है। Who were the king makers in Mughal period? तो you can write that Sayyid brothers were known as the king maker. अब आगे लिखते हैं, दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन पॉलिटिक्स, उन्होंने राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड पुट द पीपुल ऑफ देयर चॉइस ऑन द थ्रोन, और ये गद्दी पर वही बैठ पाता था जिसको ये सैयद ब्रदर्स चाहते थे, यानी इनकी मर्जी के बगैर कोई गद्दी पर बैठ नहीं पाता था। दे इवन रिमूव्ड दोज हु डिसप्लीज्ड हिम, ये राज दरबार से उनको निकलवा देते थे जिनको ये पसंद नहीं करते थे। यानी जिन्होंने भी सैयद ब्रदर्स को नाखुश कर दिया तो सैयद ब्रदर्स उसको दरबार से निकलवा देते थे, इतने पावरफुल हो गए थे। दे मेड द मुगल एम्परर ए पपेट इन देयर हैंड्स, इन्होंने मुगल शासक को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। पपेट का मतलब होता है कठपुतली, यानी जो मुगल शासक होता था वह सैयद ब्रदर्स के हाथों कठपुतली बन जाता था, क्योंकि सैयद ब्रदर्स की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उनकी मर्जी के बगैर कोई भी गद्दी पर बैठ नहीं सकता था। When he refused to listen to them, they got him murdered and placed फारुखसियार ऑन द थ्रोन। लेकिन जब ये जहांदार शाह ने इनकी बात माननी बंद कर दी, यानी जब जहांदार शाह ने सैयद ब्रदर की बात नहीं मानी तो सैयद ब्रदर्स ने जहांदार की हत्या करा दी और उसके लड़के फारुखसियर को गद्दी पर बैठा दिया। यानी जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठा था तो उसने सैयद भाइयों की अनसुनी करनी शुरू कर दी और इससे नाराज़ होकर सैयद ब्रदर्स ने जहांदार शाह की हत्या करा दी और हत्या कराकर उसके लड़के फारुखसियर को गद्दी पर बैठा दिया। फारुखसियर रूल फॉर 6 ईयर, और फारुखसियर ने भी 6 साल शासन किया। व्हेन ही ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद ब्रदर्स, ही टू वाज किल्ड। और जब फारुखसियर ने भी सैयद भाइयों से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो सैयद ब्रदर्स ने फारुखसियर की भी क्या कर दी? हत्या करवा दी। यानी सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने 2 मुगल शासकों की हत्या करा दी, पहला जहांदार शाह की और दूसरा उसके लड़के फारुखसियर की। अब आते हैं अगला शासक जो गद्दी पर बैठता है, इसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या है? द ग्राउंड सन ऑफ शाह आलम। ये शाह आलम के लड़के का लड़का है, यानी शाह आलम इसके बाबा लगते। तो मोहम्मद शाह जो है अगला शासक बना और इसने शासन किया 1748 तक। 1748 तक ही गद्दी पर बैठा रहा। ही मैनेज टू रिमूव सैयद ब्रदर्स फ्रॉम पावर विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ हिज सपोर्टर। और ये मोहम्मद शाह जो था अपने समर्थकों के साथ किसी तरह सैयद ब्रदर्स को अपने दरबार से निकालने में सफल रहा। यानी सैयद ब्रदर्स यहाँ जो है कामयाब नहीं हुए और इसने सैयद ब्रदर्स की आंखें फुड़वा दी और जेल में उनको बंद करवा दिया था, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसने सैयद ब्रदर्स की आंखें फोड़ दी और उन्हें जेल में रख दिया और किसी तरह अपने सहयोगियों के साथ उनसे मुक्त हो सका। बट ही हैड टू लूज अवध, हैदराबाद एंड बंगाल। लेकिन इस काम को करने में उसे अपने 3 क्षेत्रों को गंवाना पड़ा, यानी अवध, हैदराबाद और बंगाल। क्यों? क्योंकि अवध का जो नवाब था, हैदराबाद को जो नवाब था और बंगाल के जो नवाब थे, इन तीनों ने मदद की थी किसकी? मोहम्मद शाह की।
किस काम में? ये सैयद ब्रदर्स को रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन जब सैयद ब्रदर्स रास्ते से हट गए तो इन तीनों ने कहा कि हमने आपकी मदद की है, अब हम आपके अंडर नहीं रहेंगे, अब हम अपना स्वतंत्र शासन चलाएंगे। तो सैयद ब्रदर्स को हराने में मोहम्मद शाह को सफलता तो मिली, लेकिन इससे अपने 3 क्षेत्र यानी अवध, हैदराबाद और बंगाल को गंवाना पड़ा और ये सभी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पर्शियन इन्वेजन यानी पर्शिया का हमला हुआ। तो पर्शिया का हमला होने के कारण भी मुग़ल कमज़ोर पड़े, यहाँ भी इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया, जो कि पर्सिया का शासक था। इन्वेडेड इंडिया इन 1739, 1739 में इसने भारत पर हमला किया। इस पॉइंट को आपको अपनी बुक में लिखना है कि नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया इन्वेडेड इंडिया इन 1739। क्वेश्चन 2 बन सकता है यहाँ से कि नादिर शाह कहाँ का शासक था, तो आपको लिखना है पर्सिया का। भारत पर हमला कब किया इसने? 1739 में। दोनों पॉइंट आपको लिखना है। ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद शाह। तीसरा क्वेश्चन बनेगा जब नादिर शाह ने हमला किया उस समय भारत में शासक कौन था? तो उस समय भारत में शासक था मोहम्मद शाह, यानी मोहम्मद शाह के समय में इसने नादिर शाह ने हमला किया। ही प्लंडर्ड दिल्ली, उसने दिल्ली को खूब जमकर लूटा। प्लंडर माने लूटना। एंड टुक बैक विथ हिम फेमस कोहिनूर डायमंड, और अपने साथ क्या लेके गया? कोहिनूर हीरा लेकर गया। भारत में एक कोहिनूर हीरा था जो शाहजहां ने अपनी राजगद्दी में लगवाया था। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया मोहम्मद शाह के शासनकाल में, तो इसने उस जो गद्दी पर कोहिनूर हीरा था उसको वह अपने साथ ले गया। इसके अलावा इसने दिल्ली को जी भर के लूटा भी था। एंड पीकॉक थ्रोन, और जो मयूर सिंहासन था उसको भी यह अपने साथ ले गया। तो ये सभी पॉइंट, इसमें से पूरे पैराग्राफ में सभी पॉइंट मशहूर हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको लिखना है कि नादिर शाह पर्सिया का रूलर था। इसने 1739 में हमला किया। उस समय भारत में मोहम्मद शाह था। हमले में इसने दिल्ली को लूटा, साथ ही ये कोहिनूर डायमंड भी अपने साथ ले गया। और पीकॉक थ्रोन माने मयूर का सिंहासन, जिस पर शाहजहां बैठता था उसका सिंहासन मयूर की तरह था, और उसी पर ये कोहिनूर हीरा भी लगा था। तो कोहिनूर हीरे से मत ये जो था मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। बिसाइड अदर वैल्यूएबल्स, और भी ज़रूरी जो सामान थे उनके साथ ये, यानी नादिर शाह ने भारत को खूब जमकर लूटा। इन 1748, अब 1748 में अहमद शाह अब्दाली हिज सक्सीजर, यानी नादिर शाह का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम क्या है? अहमद शाह अब्दाली। हिज सक्सीजर अटैक्ड इंडिया, इसने भी भारत पर हमला किया। एंड रिपीटेडली, बार बार माने रिपीटेडली इन्वेडेड इंडिया, बार बार भारत पर हमला करता रहा। यानी अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कई हमले किए ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ वर्षों में। यानी नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत पर कई बार हमले किए और भारत को इसने भी खूब लूटा है। ही कॉन्क्वर्ड पंजाब, इसने पंजाब को जीत लिया। ही आल्सो डिफीटेड मराठास, इसने मराठाओं को भी हरा दिया अहमद शाह अब्दाली ने। एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो तीसरा पानीपत की लड़ाई हुई, तो इसको भी आपको नोट करना है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ किसके बीच हुआ? यह हुआ अहमद शाह अब्दाली, जो आपकी बुक में लिखा है अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध था जो कि लड़ा गया। इसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और किसकी जीत हुई? तो अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और मराठों की हार हुई। आगे लिखा है दीज इन्वेजन लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर, और इन हमलों की वजह से जो मुगल एम्पायर था उसका पतन हो गया। अब आगे दिया है काजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल एम्पायर का पतन क्यों हुआ उसके कारण दिए गए हैं। तो ये सभी कारण आप लिख सकते हैं अपने बुक्स में, ये आपको अपने बुक में लिखने हैं। ये सभी कारण जो बताए गए हैं मैंने यहाँ पर पॉइंट में दिए गए हैं, इसको आप अपनी बुक में लिखना है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है फ्रीक्वेंट वार्स एंड रेबेलियन डिप्लीटेड द रिसोर्सेज ऑफ औरंगजेब, यानी लगातार युद्ध और जो विद्रोह होते थे उसके कारण औरंगजेब का जो है खजाना खाली हो गया। तो ऐसे सभी पॉइंट आपको लिख लेना है, जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे हम लिखेंगे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ये पॉइंट दिया गया है। राइज माने उदय और रीजनल पावर माने क्षेत्रीय शक्तियों का। अब जब पहले मुगल एम्पायर पूरे भारत को, जैसे ये भारत है तो ये पूरे भारत पे किसका शासन था? ये मुगलों का था। लेकिन जब मुगल टूट गया तो ये भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में
बट गया और कई राजा उत्पन्न हो गए। तो ये क्षेत्रीय शक्ति इनको बोलते हैं। तो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ यहाँ पर दिया गया है। द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू द इमरजेंस ऑफ सेवरल ऑटोनॉमस रीजन, मेजर रीजनल पावर विच इमर्ज स्ट्रॉन्ग वर। जब मुगल शासनकाल का पतन हुआ तो कई छोटे छोटे राज उभर कर सामने आए। इन छोटे छोटे राज्यों में कौन थे, यहाँ पर लिखा है बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, जाट्स एंड सिख्स। ये पॉइंट आपको लिखने हैं कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स में कौन कौन सी शक्तियाँ थीं। तो ये शक्तियाँ कौन थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, जाट्स और सिख। ये सभी क्या थे, ये रीजनल पावर्स थी जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उधर उनका विकास हुआ। अब देखिए यहाँ दिया बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में लिखा है कि मुर्शिद कुली खान द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खां टुक एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ द मुगल्स। इसने क्या किया, फ़ायदा उठाया। जब इसने देखा मुर्शिद कुली खां ने कि मुगल का पतन हो रहा है, वे कमज़ोर साबित हो रहे हैं, ही सीज्ड पावर एंड बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली। तो इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और वह स्वतंत्र शासक बन बैठा। कहाँ का, बंगाल का। देखिए फोटो में दिया गया, यह है मुर्शिद कुली खां। मोर अबाउट यानी मुर्शिद कुली खां के बारे में यहाँ कुछ और दिया गया है, इसको देख लेते हैं। द नवाब ऑफ बंगाल वर द रूलर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब जो मुर्शिद कुली खां था उस समय बंगाल में क्या क्या था, उस समय बंगाल में बंगाल तो था ही, बिहार भी था और उड़ीसा था। ये तीनों आज अलग अलग हैं, लेकिन उस समय ये सभी बंगाल में आते थे। और यहाँ का नवाब कौन था, मुर्शिद कुली खां था। आगे लिखा है कि मुर्शिद कुली खान वॉज द अपॉइंटेड द फर्स्ट नवाब निजाम ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खां को उसी मुगलों ने अपॉइंट किया था, कहाँ पर, निजाम, नवाब निजाम ऑफ बंगाल। बंगाल का गवर्नर बनाया था इसको मुर्शिद कुली खां ने, और ये मुगलों के काल में ही बना था। अंडर द रूल ऑफ नवाब मुर्शिदाबाद रिमेंड देयर कैपिटल। और जब ये मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब था तब बंगाल की राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद थी। आज क्या है, कलकत्ता है, आज कोलकाता है, लेकिन उस समय बंगाल की जो राजधानी थी वह थी मुर्शिदाबाद। फिर आगे लिखा है ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, इसने अपनी राजधानी ढाका से बदल कर क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद। आज ढाका कहाँ की राजधानी है, आज बांग्लादेश की राजधानी है। उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करते थे ढाका। और ये जो मुर्शिद कुली खां था, इसने अपनी राजधानी ढाका से बदल कर क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद। ही ओड एलिगियंस टू द मुगल्स ओनली इन द नेम। वह केवल नाम में ही मुगलों से अपना संबंध जोड़ता था, लेकिन वास्तव में वो क्या था, स्वतंत्र था। ही एडेड द रीजन ऑफ ओडिशा टू बंगाल एंड मेड बंगाल प्रॉस्परस। इसने क्या किया, ओडिशा को बंगाल में मिला लिया और बंगाल को बहुत समृद्ध बना दिया, यानी पैसे वाला स्टेट बना दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1727, 1727 में जब मृत्यु हो गई किसकी, मुर्शिद कुली खां के, तो हिज सन इन लॉ, उसका जो दामाद था उसका नाम है शुजाउद्दौला, सक्सीडेड हिम, वो गद्दी पर बैठा। यानी 1727 में बंगाल की गद्दी पर कौन बैठा, शुजाउद्दौला बैठा। और फिर उसके बाद 1727 के बाद 1740 में अली वर्दी खां अब बंगाल का नया शासक बना। यानी पहले मुर्शिद कुली खां बना, फिर ये शुजाउद्दौला बना, और शुजाउद्दौला के बाद अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। ही स्टॉप पेइंग रेवेन्यूज टू द मुगल। और जब अली वर्दी खां बंगाल का शासक बना तो इसने मुगलों को रेवेन्यू यानी टैक्स देना बंद कर दिया। इसने मुगलों को क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। अंडर हिम, इसके शासनकाल में बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे ये स्वतंत्र हो गए, मुगलों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। ही वाज सक्सीडेड बाई सिराजुद्दौला। उसके बाद अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, सिराजुद्दौला बना। कौन बना, सिराजुद्दौला। तो ये क्रम आपको नोट करना है कि बंगाल का नवाब पहले कौन बना, मुर्शिद कुली खां बना, उसके बाद शुजाउद्दौला बना, फिर उसके बाद अली वर्दी खां बना, उसके बाद कौन बनता है, सिराजुद्दौला बनता है। तो ये चारों नाम आपको क्रम से नोट करना है कि किसके बाद कौन बंगाल का शासक बनता है। दीज रूलर्स मेड बंगाल रिच, प्रॉस्परस एंड पीसफुल। इन सभी लोगों ने मिलकर बंगाल को क्या किया, प्रॉस्परस यानी समृद्ध बनाया, शांतिपूर्ण बनाया, यानी बंगाल का बहुत अच्छे से विकास किया। आगे लिखा है दे रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इनकरेज ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इन्होंने बंगाल में व्यापार और उद्योगों को बहुत बढ़ावा दिया। हाउएवर दे फेल टू रियलाइज द डेंजर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो नवाब थे ये ईस्ट इंडिया
इंडिया कंपनी से आने वाले खतरों के प्रति सावधान नहीं थे, यानी इनको नहीं लग रहा था कि अंग्रेज इनको हरा देंगे और इसलिए ये लापरवाही करते रहे। द प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड द ब्रिटिश। अब बंगाल का जो पैसा था, बंगाल की जो समृद्धि थी, उससे अंग्रेज बंगाल की ओर खींचे चले आए। द ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अभी ये पॉइंट आपको लिखना है कि 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम दिया गया बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच लड़ा गया? ये लड़ा गया ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ और वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी और इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और सिराजुद्दौला हार गया। बंगाल बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू बी कैप्चर्ड बाय देम। और इस तरह बंगाल अंग्रेजों के शासन में आ गया, यानी अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस राज्य को जीता? तो इन्होंने सबसे पहले बंगाल को जीता। कैसे? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा, ये बैटल ऑफ प्लासी। और किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। अब यहाँ बात कर लेते हैं अवध की। इसमें लिखा है इन 1722 यानी 1722 में मोहम्मद शाह अपॉइंटेड सादत खां एज द गवर्नर ऑफ अवध। 1722 में मोहम्मद शाह जो कि मुगल बादशाह था, जो कि बहादुर शाह के बाद बना था, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो इसने अवध का नवाब किसको बनाया? सादत खां को बनाया। स आ द त खां ऐसे लिखा जाएगा, सादत खां। इसने अवध का नवाब बना और किसने बनाया? मोहम्मद शाह ने बनाया। ही वॉज सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द रेबेलियन ऑफ द जमींदार हु रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू टू द मुगल अथॉरिटीज। इसने क्या किया? इसने जो अवध के जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्होंने कहा कि अब हम मुगलों को टैक्स नहीं देंगे, तो ये शहादत खान ने जाके इन जमींदारों को हराया और उनसे टैक्स वसूला। सादत खान वॉज सक्सीडेड बाई हिज सन इन लॉ सफदर जंग इन एडी 1739। अब शहादत खां की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद अवध का जो नवाब बना वो कौन बना? सफदर जंग बना। और कब बना? 1739 में। 1739 में शहादत खां की मृत्यु के बाद सफदर जंग बंगाल का नवाब बना। आगे देखते हैं, आगे लिखा है सफदर जंग वॉज लेटर मेड ए वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर बाई अहमद शाह एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नवाब वजीर ऑफ अवध। बाद में इसी सफदर जंग को मोहम्मद शाह ने क्या बनाया? वजीर बनाया। वजीर को क्या कहते थे? प्राइम मिनिस्टर कहते थे। और किसके द्वारा बनाया गया? अहमद शाह के द्वारा। और इसको एक उपाधि दी गई। उपाधि क्या थी? नवाब वजीर ऑफ अवध, ये उसको टाइटल दी गई थी। आगे लिखते हैं, देखते हैं दीज रूलर्स रूल्ड ओवर अवध एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। अब इन्होंने क्या किया? अवध पर एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये बहुत अच्छा शासन चलाते थे। दे ब्रॉट पीस टू अवध, इन्होंने अवध में शांति लाई। अंडर देम लखनऊ देयर कैपिटल बीकेम ए मेजर सेंटर ऑफ डांस म्यूजिक एंड उर्दू पोएट्री। इनके ही शासनकाल में ये जो लखनऊ था, जो कि अवध की राजधानी थी, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो उस समय अवध की राजधानी क्या थी? लखनऊ। और जब ये नवाब शासन कर रहे थे उस समय लखनऊ में डांस म्यूजिक और उर्दू कविता यानी शायरी का बहुत बड़ा केंद्र लखनऊ बन गया था। अब यहाँ देखते हैं, बात करते हैं हैदराबाद की। इसमें लिखा है द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज फाउंडेड बाय चिन किलिच खां। अब ये आपको लिखना है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? तो उसने की थी चिन किलिच खान ने, ए पावरफुल नोबल इन द कोर्ट ऑफ फारूक शेर एंड मोहम्मद शाह। और ये क्या था? चिन किलिच खान क्या था? ये था फारूक शेर जो कि मुगल सम्राट था, जिसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा। और मोहम्मद शाह, ये दोनों के शासनकाल में वो बहुत बड़ा मंत्री था। और इसी चिन किलिच खान ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, यानी हैदराबाद जो शहर आज बना है उसको बनाने वाले का नाम क्या है? चिन किलिच खां। और चिन किलिच खां फारूक शेर और मोहम्मद शाह के दरबार में रहता था। ही वॉज मेड गवर्नर ऑफ डिक्कन एंड वॉज गिवन द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क एंड असफ जाह। तो इसे चिन किलिच खां को डिक्कन यानी दक्षिण का गवर्नर बनाया गया था। एंड वॉज गिवन द टाइटल, उसको टाइटल दिया गया क्या? निजाम उल मुल्क एंड असफ जाह। तो ये पॉइंट आपको लिखना है कि निजाम उल मुल्क किसको बनाया गया था? तो निजाम उल मुल्क बनाया गया था चिन किलिच खां को बनाया गया था। और किसने बनाया?
ये मुग़ल बादशाह जिसका नाम है फारूक शेर एंड मोहम्मद शाह, इन दोनों लोगों ने उसको बनाया था। इसको एक उपाधि और मिली थी, उसको भी आप लिख लेंगे। ये लिखा है असफ जहाँ, यानी इसको 2 टाइटल मिली। पहली टाइटल मिली निज़ाम उल मुल्क की, दूसरी टाइटल मिली असफ जहाँ की। Though he never declared his independence from the Mughals, he ruled like an independent ruler and provided efficient administration. यद्यपि इसने कभी खुलकर नहीं कहा कि वह मुगलों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहा है, लेकिन इसका जो शासन था वह इसी तरह लगता था कि जैसे इसे मुगलों की कोई परवाह नहीं है, यानी मुगलों से कोई डर नहीं है। द सक्सेसर ऑफ निज़ाम उल मुल्क वर नोन एज निज़ाम, और ये जो निज़ाम उल मुल्क थे इनको बाद में निज़ाम के नाम से जाना गया। इनको क्या कहा गया? निज़ाम के नाम से जाना गया। द असफ जाही डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम रूल्ड ओवर हैदराबाद टिल 1948। और जो निज़ाम थे ये हैदराबाद पर कब तक शासन किए? 1948 तक किए, यानी निज़ामों का शासन हैदराबाद पर 1948 तक रहा। व्हेन द स्टेट फाइनली मर्ज्ड विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस हैदराबाद को भारत में मिला लिया 1948 में, उसके बाद निज़ामों का शासन खत्म हो गया। और आपको बता दूं ये जो निज़ाम है इन्हीं के परिवार के आज हमारे देश में नेता हैं, जिनको आप जानते होंगे असदुद्दीन ओवैसी। जो हैदराबाद का नेता है असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, वो इन्हीं निज़ामों के परिवार के नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब सिखों के बारे में दिया गया है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिख द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर बाई औरंगजेब इन 1765 टर्न द सिख अगेंस्ट द मुगल। अब ये पॉइंट आपको लिखना है। एग्जीक्यूशन माने फांसी, ऑफ गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इनको फांसी दे दिया था। किसने? औरंगजेब ने दे दिया था। कब दिया? 1675 में दिया था। इस घटना के बाद सिख जो थे वो मुगलों के विरुद्ध हो गए। तो आपको ये जो पॉइंट लिखना है कि गुरु तेग बहादुर को फांसी कब दी गई, तो सन है 1675। और किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। उस गुरु का नाम क्या था जिसको औरंगजेब ने फांसी दिया? तो आप लिख सकते हैं गुरु तेग बहादुर। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। और इस घटना के बाद जो सिख थे वो मुगलों के विरुद्ध हो गए। एज ए रिएक्शन टू दिस हिज सन एंड द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द सिख एंड स्टार्टेड खालसा मूवमेंट। और जब गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी गई तो सिख उनके विरुद्ध हो गए। और गुरु तेग बहादुर के जो लड़के थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने मुगलों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम इन्होंने रखा क्या? खालसा मूवमेंट। तो यहाँ से आपको लिखना है व्हाट वाज खालसा मूवमेंट। तो आप लिख सकते हैं खालसा मूवमेंट वाज ए मूवमेंट स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द गुरु तेग बहादुर, यानी गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के विरोध में गुरु तेग बहादुर के लड़के गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। उसी आंदोलन को कहते हैं खालसा मूवमेंट, यानी खालसा आंदोलन। अंडर हिम द सिख बिकेम ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री फेस। और इनके नेतृत्व में जो सिख थे वो एक मजबूत राजनीतिक और सैनिक शक्ति बन गए। यानी सिखों को में जो लड़ने की प्रवृत्ति आई वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा आई। गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पर देखिए पिक्स दिया गया है, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। सिखों में जो वीरता भरी है आज वो इन्हीं के कारण भरी है। अब एक फैक्ट यहाँ दिया गया है, डू यू नो, इसको देखते हैं। द वर्ड खालसा मीन्स प्योर। खालसा का जो मतलब होता है प्योर, यानी कि शुद्ध। खालसा मूवमेंट वाज ए कैपिटल मूवमेंट स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह। यह बहुत प्रमुख आंदोलन था जो कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। टू इंस्पायर हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को प्रेरित करने के लिए गुरु गोविंद सिंह गेव स्लोगन, इन्होंने एक नारा दिया। नारा क्या था? वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये जो नारा है ये किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने दिया। ये भी आपको लिखना है कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, यानी खालसा बिलोंग टू गॉड, द विक्ट्री ऑफ खालसा इज द विक्ट्री ऑफ गॉड। इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि खालसा का मतलब भगवान होते हैं और खालसा की विजय भगवान की यानी ईश्वर की विजय है। तो ये इसका मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं। After his death, the leadership of Khalsa passed into the hands of बंदा बहादुर। अब ये जो नेता थे जिनका नाम मैंने ऊपर बताया, यानी ये जो मैंने नाम आपको बताया गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो ये खालसा मूवमेंट था ये किसके हाथों में आ गया? बंदा बहादुर के हाथों में
आ गया। और बंदा बहादुर क्या था, हिज डिसिप्लिन उनका शिष्य था। और शिष्य किसका था, यहाँ देखिए, बंदा बहादुर वाज एन एबल जनरल, वह एक योग्य शासक था। एंड सिख मेजर फोर्स, और सिखों का बहुत बड़ा नेता हुआ है बंदा बहादुर। और ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। और जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो बंदा बहादुर ये सिखों का नेता बना। बाई 1720 1720 तक द सिख स्टेबलाइज देयर किंगडम बिटवीन यमुना एंड सतलज रिवर। 1720 तक यमुना और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सिखों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। यानी यहाँ पर सिख बहुत मजबूत हो गए, उन्होंने अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली। दे हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड क्वाइंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। इनके पास अपना शासन का अपनी व्यवस्था थी और इनके सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र छपे हुए थे। यानी सिखों ने अपना स्वयं का सिक्का चलाया था, उन सिक्कों पर गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के चित्र छपे हुए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ बंदा बहादुर, और जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है इन 1716, यानी 1716 में किसकी मृत्यु होती है, बंदा बहादुर की। देयर वॉज नो सिंगल ग्रेट लीडर, सो द सिख डिवाइडेड themselves into 12 small administrative units known as मिसल्स। each मिसल हैड ए स्पेसिफिक एरिया एंड ए लीडर। तो बंदा बहादुर जब मर गए तो मैंने आपको बताया था कि सिख जो हैं, इधर यमुना नदी और इधर सतलज नदी, इनके बीच जो एरिया था इस पर किसका शासन था, सिखों का। अब इस पूरे एरिया का शासक कौन था, बंदा बहादुर। लेकिन जब बंदा बहादुर मर गया तो ये सिखों ने अपने आप को बांट लिया। कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों में बांट लिया। और हर एक हिस्से को क्या कहा गया, मिसल कहा गया। क्या कहा गया, मिसल कहा गया। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे मिसल, इस तरह मिसल में बांट दिए, 12 मिसल कुल बने। तो वो सभी 12 मिसलों में अलग अलग नेता थे। देखिए यहाँ पर लिखा है मिसल्स, यानी बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिखों का साम्राज्य था उसको बराबर बराबर 12 हिस्सों में बांट लिए। और ये सभी 12 हिस्से क्या कहे गए, इनको मिसल कहा गया। हर मिसल में एक नेता था। इसके बाद आते हैं महाराजा रणजीत सिंह, द लीडर ऑफ ए मिसल। यह एक मिसल के राजा थे, यानी जो 12 हिस्सों में बटे थे सिख, उन्हीं में से एक मिसल था। और उस मिसल के जो किंग थे वे थे महाराजा रणजीत सिंह। री इनाउटेड ऑल द मिसल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर 12 मिसलों को एक कर दिया, यानी इन 12 मिसलों को एक कर दिया। एंड एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ सिंह किंगडम फ्रॉम द रिवर्स यमुना टू द इंडस। और इन्होंने फिर क्या किया, अब इन्होंने जब एक कर दिया तो फिर इन्होंने यमुना नदी से लेकर और इंडस नदी तक जो क्षेत्र था उसको जीत कर फिर से इन्होंने एक सिख साम्राज्य बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि महाराजा रणजीत सिंह कितने वीर थे, इन्होंने फिर से उस टूटे हुए साम्राज्य को मिलाकर एक कर दिया। ही स्टेबलाइज्ड हिज कैपिटल एट लाहौर, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लाहौर में बनाई, जो आजकल पाकिस्तान में है। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई, और आप जानते हैं लाहौर आजकल पाकिस्तान में है। इन 1799 कब बनाया, 1799 में इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। तो यह पॉइंट आपको लिखना है। ड्यूरिंग हिज रूल द सिख किंगडम रीच्ड ग्लोरियस हाइट, और जब ये महाराजा रणजीत सिंह सिखों के शासक हुए तो उस समय जो है सिख अपने सबसे अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुका था, यानी सिख साम्राज्य का सबसे अधिक विकास इन्होंने ही किया। अब इंडिपेंडेंट रीजन्स की बात की गई है, यानी जो स्वतंत्र क्षेत्र थे उनके बारे में। तो पहला है वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। तो ये राजपूतों के बारे में यहाँ है, देखते हैं। मेनी राजपूत किंग पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अंबर एंड जोधपुरी। तो कई राजपूत शासक जिसमें कि अंबर और जोधपुर प्रमुख थे, हैड सर्व्ड द मुगल्स विद डिस्टिंक्शन इन एक्सचेंज दे वर permitted considerable autonomy in Watan Jagis. After the death of Aurangzeb, most of Rajput rulers freed themselves from central control. इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक ये मुगलों के साथ मिले रहे, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो ये सभी राजपूत अपने आप को क्या किए, स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। द लास्ट मुगल एम्परर लाइक फारुखशियर एंड मोहम्मद शाह हैड टू अपॉइंट राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर एज द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड राजा सावल जल सिंह ऑफ अंबर एज द गवर्नर ऑफ मालवा। इसमें यह लिखा गया है कि मोहम्मद शाह और फारूक शेर के समय में एक राजपूत थे जिनका नाम क्या है, अजीत सिंह। अजीत सिंह को जोधपुर का गवर्नर बनाया गया।
तो ये पॉइंट आपको लिखना है जो कि यहाँ से दिया गया है कि जब औरंगजेब मर गया और फारूक शेर और अहमद शाह के समय में ये जो अजीत सिंह थे इनको जोधपुर का गवर्नर बनाया गया और गुजरात का बनाया गया, जबकि राजा सवाई जयसिंह, ये सवाई जयसिंह लिखा है, सवाई जयसिंह को अंबर का गवर्नर बनाया गया और मालवा का गवर्नर बनाया गया। किन्होंने बनाया? फारूक शेर और मोहम्मद शाह ने बनाया। तो दो राजपूत राजाओं को, जिसमें आप अजीत सिंह और राजा सवाई जयसिंह लिखा है, सवाई जयसिंह को गवर्नर बनाया गया। तो ये पॉइंट आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर, और जो आज का जयपुर शहर है उसको किसी ने बसाया? तो सवाई जो जयसिंह लिखा है ये, इन्होंने ही जयपुर नामक शहर को बसाया है, यानी एक नया शहर इन्होंने बनाया, उस शहर का नाम इन्होंने रखा जयपुर। और जयपुर के बारे में आप जानते होंगे कि कैसा शहर है। अब हम बढ़ते हैं, ये ब्लू पॉइंट में जो दिया गया है इसको आपको स्वयं पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे गुरिल्ला वारफेयर, यानी छापामार युद्ध। इसको कहते हैं छापामार युद्ध, यानी छिप कर युद्ध करना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गुरिल्ला वारफेयर, यानी छापामार युद्ध। तो गुरिल्ला वारफेयर इज अ टाइप ऑफ वारफेयर इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्म्ड पीपल यूज मिलिट्री टैक्टिक्स लाइक रेड्स, एम्बुशेस एंड हिट एंड रन मिलिट्री टैक्टिक्स टू फाइट ए टारगेट आर्मी, यानी छिप कर युद्ध करना, उसी को कहते हैं गुरिल्ला वार। तो आप इसको यहाँ से लिख लेंगे, व्हाट इज़ गुरिल्ला वार। यहाँ से ये 3-4 लाइनें आपको लिखना है। अब इसको यहाँ जो ब्लू पॉइंट में दिया है इसको मैं आपको पढ़ा दूँ। इन 1674 1674 में शिवाजी सेलिब्रेटेड हिज कोरोनेशन एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ छत्रपति। 1674 में शिवाजी क्या हुए? अपना राज तिलक करते हैं और अपनी उपाधि क्या रखते हैं? छत्रपति। छत्रपति, यानी ये पॉइंट आपको लिखना है कि शिवाजी कब आए? शिवाजी आए 1674 में। इन्होंने अपनी टाइटल क्या रखी? छत्रपति रखी। ही मेड रायपुर हिज कैपिटल, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने अपनी राजधानी बनाई रायपुर को। ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ही डाइड इन 1680, उनकी मृत्यु कब हुई? 1680 में। इन ब्रीफ पीरियड ऑफ 6 ईयर, इनका शासन केवल 6 साल का रहा। ही फाउंडेड ए पावरफुल एम्पायर विच लास्टेड फॉर 150 ईयर्स, इन्होंने एक मजबूत साम्राज्य बनाया और यह मजबूत साम्राज्य 150 वर्षों तक चला। शिवाजी वॉज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे शासक थे। ही हैड ए काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, इनके पास 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी शिवाजी ने अपना एक मंत्री परिषद बनाया था, उसमें 8 लोग थे और इन 8 को ही क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। और ये अष्टप्रधान क्या करते थे? शिवाजी को सलाह मशविरा करते थे शासन को चलाने में। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, जिसका नाम है पेशवा। तो हम लोग अगले वीडियो में यहाँ पेशवा से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के इस पोर्शन के बाद। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इस तरह आपका जो SST का हिस्ट्री का पोर्शन होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 11 चैप्टर हैं, 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका पहला पार्ट 11वें चैप्टर का आपके पास ही जा रहा है। सेकंड पार्ट हम बाद में बना लेंगे। तो मिलते हैं फिर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।